जो बच्चे अपने हक के लड़ाई के लिए उसके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े, उन्हीं पे क्यों मुकदमे होते हैं? मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? मैडम, मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायकों ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था। मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी। मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था। पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। तो हमारे ऊपर 60 साल से परिवारवाद को क्यों थोपा जा रहा है? यहाँ राजशाही क्यों दी जा रही है? दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं आता यहाँ दोनों पार्टियों से? कि हमारे जो सांसद थे 10 साल से ये सांसद हैं, इन्होंने कितनी बार उत्तराखंड की बात संसद में उठाई? एक बार भी नहीं। ने आज इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि अगर अग्निवीर योजना होती तो पुष्कर सिंह धामी के पिताजी उनको कॉलेज नहीं पढ़ा पाते। आप अंकिता भंडारी की बात कर रही है। सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर किसी को शिकायत है, न्यायालय में जाके अपनी शिकायत दे। अंकिता हत्याकांड को लेके मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आखिर वो वीआईपी कौन था जो आज तक नहीं पकड़ा गया? दूसरा मुद्दा ये है, उन्हीं बच्चों पे लाठीचार्ज होता है जो बच्चे अपने हक के लड़ाई के लिए उसके भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़े, उन्हीं पे क्यों मुकदमे होते हैं? कहाँ है धामी सरकार? क्यों उन्हीं बच्चों को जेल में डाला जाता है? और कौन बोलेगा? आप बोलिए। आइए, छोटे सवाल। मेरा भाजपा से एक सवाल है। वैसे ये बहुत हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल कैसे हो गया? महादेव के दर पे आपने चोरी कैसे करी? आप ये बताइए। और आप रोजगार की बात करते हैं और सरकारी नौकरी जिनकी है, आप अग्निवीर को 4 साल के लिए रख रहे हैं, तो कहाँ आप रोजगार दे रहे हैं? आप झूठा रोजगार क्यों चिल्लाते हैं? 2 मिनट सब शांत हो जाओ। सवाल। हाँ जी, हाँ मैडम, मेरे घर पे बीजेपी के 6 पार्षदों ने और विधायकों ने मेरे घर पे जानलेवा हमला किया था। मेरा पूरा घर तोड़फोड़ की थी। मेरे पत्नी के साथ मेरे साथ में जानलेवा हमला किया गया था। पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इस घटना को 14 महीने हो गए हैं और यहाँ की मित्र पुलिस ने बहुत अच्छी मित्रता निभाई है बीजेपी के नेताओं के साथ में। आज तक उस पे क्यों हमला हुआ था? है जी, क्यों हमला हुआ? मैडम, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। हमारी सोसाइटी के 25 करोड़ की जमीन है, बीजेपी के नेताओं ने कब्जा की थी, जिस कब्जे के लिए मेरे सचिव होते हुए मैंने विरोध करा था, जिस कारण इन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करा, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी और आज तक पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। ठीक है, इधर से कौन सवाल लेगा? आप भी देखिए, आपके भी इनके भी सीने पे लिखा हुआ है बॉबी पवार, लेकिन सवाल ये भी पूछ सकते हैं। मैम, जो ये कांग्रेस बीजेपी का हो गया तो इनका भी होना चाहिए। मैं दोनों पार्टियों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये बार बार परिवारवाद की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा बार बार बात करते है परिवारवाद, तो हमारे ऊपर 60 साल से परिवारवाद को क्यों थोपा जा रहा है? यहाँ राजशाही क्यों दी जा रही है? दूसरा उम्मीदवार क्यों नहीं आता यहाँ दोनों पार्टियों से? आपको बता दें, इनका सवाल है, माला राजलक्ष्मी शाह को जो लगातार यहाँ से टिकट मिल रहा है, एक उपचुनाव 12 में जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, इनका कहना है कि राजशाही हम पे क्यों थोपी जा रही है। कुछ सवाल इधर से लेते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बता के पूछे। हाँ, बता के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आरोप लगाते हैं कांग्रेसी की, जो कांग्रेस छोड़ के जो अन्य दलों में लोग जा रहे हैं तो वो सब भ्रष्टाचारी है, तो क्या कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है? 2-3 सवाल और ले लेते, फिर एक बार वापस। कांग्रेस में रहते हैं तब तक वो बिल्कुल साफ। मैडम, पहले तो आज तक और अंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित प्रवक्ताओं का स्वागत। मेरा जो प्रश्न है ये भाजपा वालों से है, क्योंकि ये सत्ता में ये नहीं से प्रश्न किया जाएगा। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारे जो सांसद थे 10 साल से ये सांसद हैं, इन्होंने कितनी बार उत्तराखंड की बात संसद में उठाई? एक बार भी नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अग्निवीर के लिए जो तैयारी करता है हमारा युवा, उसको 3 साल बाद बेरोजगार कर दिया जाता है। उसके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि इस राज्य को 42 सांसदों के बाद हमने बनाया था। आज तक हमें 24 साल में स्थायी राजधानी नहीं मिली, हमें हमारा भू कानून नहीं मिला, हमारा मूल निवास 2012 में छीन लिया गया। हमारे अब जो आज भी है,
पलायन आयोग जो बना वो खुद पलायन कर गया। और आज लगातार जिस प्रकार से उद्योग युवाओं की जिस प्रकार से बात चल रही है, आप देख रहे हैं लगातार हर 5वां आदमी जो है बिल्कुल इस तरीके से सड़क पे आने को मजबूर हो। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि ये कौन व्यवस्था सुधारेगा इसको? इधर से एक सवाल और, जो लड़कियां हैं पीछे थोड़ा सा, वो लड़कियों को बोलो। आप मैडम, ये मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप पार्टी से नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वैसे ही सवाल आ रहे हैं, लेकिन पूछिए। मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से और पार्टी से, इनकी करनी और करनी में फर्क है। हमने उत्तराखंड बनाया था बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए। यहाँ बीजेपी ने केवल अपने परिवारों के बच्चों को ही नौकरी पे दी। दूसरा, जितने भी ये नियुक्तियां बाहर से हुई उसमें जो है सारे बीजेपी के नेता जो है उसमें लिप्त रहे, और आज बेल पे भी छूट रहे हैं। आज जो लड़कियां यहाँ पे ठीक है, बैठिए मैम। मैं एक स्टूडेंट और मेरा सवाल आलोक शर्मा जी से। एक सेकंड प्लीज, देखिए सवाल नहीं हो पाएंगे, सबके सवाल होने दीजिए। लड़कियां बच्चियां इनके सवाल। मैम, मेरा सवाल सीधे आलोक शर्मा जी से। अभी कुछ देर पहले उन्होंने बीजेपी को घेरे में लेकर काले धन की बात की थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के बैंक खाते को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वास्तविक टैक्स नहीं चुकाने के कारण ने फ्रीज कर दिया था। ऐसा क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इनकम टैक्स नहीं चुकता कर रही है? मेरा दूसरा, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया। आखिर क्या सवाल है, क्या कारण है जो कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से टैक्स चुकता नहीं कर रही है? टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया? आ रही हूँ उधर। मैं जैसे कि अभी अभी सीएए लागू हुआ है पूरे भारत में, और कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो सीएए को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच भी है तो सीएए को उखाड़ के फेंकने की बात क्यों कर रहे हैं कांग्रेस वाले? ठीक है। एक राम मंदिर को लेकर इस देश में बहुत शानदार बात हुई। प्रभु राम अपने घर में गए तो सारे देश ने उत्सव मनाया। इस प्रदेश में हम अपनी खुली आंखों से एक ऐसा भवन बनते हुए देख रहे हैं। एक सैनिक के बेटे, सवाल क्या है? सवाल है, एक सैनिक जो सेना में भर्ती हुए, सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए और रिटायर हुए सूबेदार के रूप में, उन सूबेदार साहब के बेटे आज इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। वो ताकत इसलिए मिल पाई मैडम क्योंकि वो अग्निवीर नहीं थे, और इस अग्निवीर ने आज इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि अगर अग्निवीर योजना होती तो पुष्कर सिंह धामी के पिताजी उनको कॉलेज नहीं पढ़ा पाते, स्कूल नहीं पढ़ा पाते, और वो अच्छी स्कूलिंग और अच्छी जो पेरेंटिंग है। आज इंतजाम ये है कि धामी जी का बेटा दून स्कूल में एडमिट हो गया है। क्यों? क्योंकि वो राजीव गांधी जैसे स्कूल में उसको इसलिए मिला क्योंकि उसके दादा सैनिक थे, सूबेदार बने और अग्निवीर नहीं थे। ये अग्निवीर श्राप है। मैडम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड ऐसी राजधानी बन गई है, यहाँ नेता खड़े कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं। और दूसरी बात, मैं कुंभ नगरी हरिद्वार से आया हूँ, और पहले तो जोशी मठ में इतना बड़ा भूदसाब हुआ, और आलोक शर्मा जी भी जानते हैं, पहले इन्होंने कुंभ नगरी से प्रत्याशी हो गए थे कांग्रेस के। लेकिन मैं मुन्ना सिंह चौहान जी को भी प्रणाम करता हूं, भोवी पवार जी को भी प्रणाम करता हूं। आज तक गंगा जी के गंदे नाले बंद नहीं हुए, और सबसे बड़ा अगर टीरी में कोई घोटाला हुआ है, टीरी लोकसभा में, वो यमुनोत्री धाम के साथ सौतेला व्यवहार आप लोगों के द्वारा किया गया, जहां 35 करोड़ का जो घाट बनाने का वो था, वो कहाँ गया? मैं इन सबसे सवाल करना चाहता हूँ। दो तीन सवाल और ले लेते हैं, इधर से पीछे से आते हैं। आ रही। मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने युवाओं के सर फाड़े, आपने युवाओं पर गंभीर धाराएं के तहत 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई। आप मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी प्रवक्ताओं से। उन्होंने कहा कि हमने सबसे मजबूत नकल कानून बनाया, लेकिन उस नकल कानून के अनुसार सबसे पहला जो मुकदमा हुआ वो उस छात्र पे हुआ जिसने कहा कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसा नकल विरोधी कानून आपने बनाया, और आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया, तो उसमें जो उत्तरकाशी में जो छोटे छोटे सवाल कीजिए और लोगों को मौका मिले। उत्तरकाशी में जो सुरंग धसी थी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाई थी, उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। तो ये है आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। ये वीआईपी कल्चर में पहले एक गाड़ी पे लाल बत्ती होती थी, अब 4 गाड़ियां साथ चलती है। वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? वीआईपी कल्चर कब खत्म होगा? एक दो सवाल और इधर से ले। मैं मेरा सवाल कांग्रेस गवर्नमेंट से ये है कि
370 के पहले आपने कांग्रेस की सरकार नहीं है आप। मैं तब भी कह रहा हूँ 370 की जब सरकार थी उनने 370 में क्यों नहीं हटा? जब तुरंत बीजेपी आई उनने 5 अगस्त 2019 में तुरंत हटाई। उसके पहले क्यों नहीं हटाई? 2000 क्यों नहीं हटाई? क्यों नहीं हटाई? आप पूछिए, आइए। कोई सवाल पूछना है? कोई सवाल पूछना? ये आखिरी सवाल है जिसके बाद नेता। सबसे पहले मैं तो एक नारा लगाऊंगा, जय श्री राम। उससे पहले मैं कहूँ गगन उठे जब गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गुजे जय श्री राम का नारा। सवाल क्या है? ये है, आज तक कांग्रेस कहाँ थी जब हमारे राम जी 480 सालों तक तंबू में रहे? जब दिल्ली यहाँ से जाते थे तो 6 घंटे लगते थे और 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। तब ये कांग्रेस कहाँ थी जो आज सवाल उठा रही है? और ये हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए है, ये प्रदेश नेतृत्व के लिए नहीं है। तो राष्ट्रीय मैडम पहले इस उत्तराखंड की योजना पहले उत्तराखंड की योजना 40 साल में पूरी होती थी। टिहरी डैम की 18 करोड़ की योजना थी, 13,000 करोड़ में पूरी हुई। अब ऑल वेदर रोड जो है वो टाइम पूरी हो रही है, कानपुर लाइन पूरी हो रही है। मैं केवल एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं अपनी वर्तमान सरकार से। आप जो है परिवारवाद की बात करते हैं कि गलत है, बिल्कुल हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्या टिहरी में जो राजशाही फैमिली, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, इसका सबका जवाब लेंगे। एक आखिरी इधर से, इस कोने से एक आखिरी सवाल है। बॉबी भाई को सबसे पहले पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। बॉबी जी के समर्थक आज छोड़ेगी नहीं मुझे। बॉबी जी से ही शुरू कर लेते हैं। बॉबी जी बताइए भाई अपने समर्थकों के लिए। एक सेकंड, अब जवाब सुनो। अगर आपको एक विकल्प बनना है तो आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि क्रांतिकारी नारे और भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी ये जो बेरोजगार, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, इतनी नौकरियों का सृजन बॉबी जी कैसे करेंगे? बताइए जरा। ये अगर यहाँ पे आज खड़े हैं तो हमारे भाषणों से नहीं है। हम लोगों ने संघर्ष किया है और वो संघर्ष के साथ ही है उन लोगों को विश्वास दिलाया कि ऐसा भी संघर्ष किया जा सकता है। हमने अपनी जान की परवाह किए बिना, जब हमें धमकियां आती थी, जब 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, तब हम लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा। अब मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा रोड मैप क्या है। देखिए, रोड मैप सीधा सा है कि इस उत्तराखंड में जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी और हमने लड़ी है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। जी आप लड़िए, बहुत अच्छा है। आप जैसा युवा आए, सामने आए, लड़े, मुद्दे उठाए। नौकरी देने का आपका रोड मैप क्या है? अगले 5 लाइन में बताइए। नौकरी देने का रोड मैप, सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा डबल इंजन आई है, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन आई है। और वो ट्रिपल इंजन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सेंटर में है। ये जब यहाँ टिहरी डैम का जब एक ईंट रखी गई, जब उसका अनावरण हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि उस डैम में आज जब आंकड़े जुटाएंगे तो यहाँ के लिए 12% रॉयल्टी वहां पर दी जा रही है मात्र। हम लोगों ने सैकड़ों गांव वहां डुबाए, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा। और आज पता है, अगर मैं आपसे पुनः पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं नौकरी देने का रोड मैप बताइए 5 लाइन। मैं बता रहा हूँ, अगर उस डैम में हमें 50% हिस्सेदारी मिल जाती। सुनिए, देखिए, आपको मैंने वादा किया था, आपके नेता को टाइम दिया है ना, अब उनको बोलने दीजिए, सुनने दीजिए। नौकरी देने का रोड मैप बॉबी पवार जी बता रहे हैं, सुनिए सब लोग। मैं बता रहा हूँ, नौकरी देने का जो रोड मैप है स्थानीय स्तर पर। सुनिए। आज जिस टिहरी डैम में हमारे हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती है, उस टिहरी डैम में
जिस प्रकार से केवल 12% रॉयल्टी के आधार पर, इस आधार पर उस रॉयल्टी या हिस्सेदारी को नहीं बढ़ाया जा रहा ठीक है। और कि दूसरा, उत्तर प्रदेश में 1000 नौकरी कहा ना आपने वहां से, बाकी रोड मैप, हजार नहीं कहा, हजारों। और बाकी रोड मैप मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। मैं रुको प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन लाया है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर की कंपनियां यहाँ लाई है, समूह ग और घ में जो स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी, वो 2012 में मूल निवास समाप्त करके जो स्थायी निवास लाया है ना, वहाँ पे बाहर के युवाओं को यहाँ समूह ग घ में, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं मिल रही है, जबकि हमारे लोगों को बाहर नहीं समूह ग घ में नौकरी मिल रही है, पर बाहर का युवा 5 साल में स्थायी प्रमाण बनाकर वो यहाँ पर नौकरी कर रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने उनका रोड मैप सुना, अपना रोड मैप बताइए, क्योंकि बात ये भी हो कि हर पार्टी का एजेंडा क्या है, वो कैसे बदलेगा उत्तराखंड की तस्वीर। देखिए, सबसे और पहले जो सवाल आए थे वो सब भी, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो रोजगार जाता है वो सबसे ज्यादा डिफेंस में जाता है। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी आते ही समाप्त करेगी, सबसे पहली चीज। उसके बाद 30 लाख पद जो सरकारी नौकरियों में केंद्र में खाली पड़े हैं उनको हम भरेंगे। तीसरा, हमने कहा कि हम पेपर लीक जितने हुए हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा के, और जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग हैं जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, उनको भर्ती कराएंगे। अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सब उत्तराखंड के साथी हैं मेरे, आपको पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए एक स्वामी जी थे जिनका नाम आप लोग में से शायद बहुत से नहीं जानते हो, ज्ञान स्वरूप जी महाराज। 67 दिन तक वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पर रहे, उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। आज सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं कि जिन्होंने गंगा एक्शन प्लान के भ्रष्टाचार, गंगा की सफाई के भ्रष्टाचार को पूरी तरह से उजागर किया। यहाँ की पूरी सभा से अंजना जी, आज तक के दर्शक समझ गए होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर महिला असुरक्षा है, और उसमें भी अंकिता भंडारी का केस, और उस वीआईपी का नाम पूरा उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, वो मुद्दा है महंगाई का, कि उत्तराखंड में महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण लगभग 8 जिलों में जो भयंकर पलायन हुआ है इस डबल इंजन की सरकार में। मोदी जी आते हैं तो भाषण देते हैं बड़े बड़े कि यहाँ की जवानी और यहाँ का जल यहीं पर रोकूंगा, और उसके बाद भयंकर पलायन होता है। जवाब मोदी दीजिए। जी आते हैं और पलायन को बढ़ावा देते हैं। पलायन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घोस्ट विलेजेस बनना, गांव ऐसे जहाँ पर लोगों ने पलायन कर लिया है, क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पे एक मिनट सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लीजिए जरा, एक एक करके जवाब दे दूं। सबसे पहली बात, जनरल विपिन रावत का अपमान किसने किया था? ये कह रहे हैं अग्निवीर खत्म करेंगे। यही के देश, यही के बेटे थे जनरल विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहने वाले। ये व्यक्ति कहते हैं कि अग्निवीर कुछ भी है बताइए। अग्निवीर 1 साल के बाद आएगा, 1 साल के बाद दिखेगा। अग्निवीर के जितने लोग हैं हर जगह सरकारी नौकरी में व्यस्त हो गए। और एक बात बता दूं आपको, लोकल, 1 मिनट, उत्तराखंड मोदी जी के दिल में बसता है। इन लोग के यहाँ पे नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, और कांग्रेस के झूठ से कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात आपको बता दूं अंजना जी, एक बात बताता हूं, पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा, देवभूमि आगे भी बढ़ेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और आज जितनी प्रगति देवभूमि कर रहा है वो लोगों के सामने दिखता है। 12 महीने मोटरेबल सड़कें, सनप्रयाग तक रेलवे लाइन, एक पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के काम उत्तराखंड को आगे ही ले जा रहा है और नौकरी बढ़ा रहा है। और जहां तक रही है पेपर लीक की मामले की बात, और जहां तक रही जहां अंकिता भंडारी की बात कर रही है, सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर किसी को शिकायत है, न्यायालय में जाके अपनी शिकायत दे। यहाँ पे झूठ फूट कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश न करे। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो अधिकार नहीं है। उत्तराखंड के कितने बच्चों ने इसी आर्मी में अपनी जान दी उस 370 के कारण, और ये 370 हटाना नहीं चाहते थे इस देवभूमि में। ठीक है, आप जवाब भी दीजिए और मेरा सवाल भी सुनिए। देखिए, प्रश्न तो सभी जनता पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं से मोदी के नारे भी निकल रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है जो उस महिला ने पूछा था, महिलाओं की चिंता है तो महिलाओं को टिकट क्यों नहीं देते? उन्होंने एक दिया तो वो रानी है, आप लोगों ने तो वो भी नहीं दिया। महिलाओं को टिकट क्यों नहीं? आप इतनी अच्छी उम्मीदवार बन सकती थी, महिलाओं को टिकट क्यों नहीं?
देखिए, जहां तक अभी चुनाव की बात है, अंजना जी, जहां तक आज चुनाव की बात है, हम तो ये जानना चाहते हैं जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए हैं उसको अगर लागू कर देते तो महिलाओं को आरक्षित सीट मिल जाती। वो इनके कारण नहीं मिली हुई है, लेकिन अगर रानी को लेकर आए और उसे रानी बुलाते हैं तो आज यहाँ की जनता बता दे कि श्रीदेव सुमन के साथ खड़े हैं वो जिन्होंने चुनौती दी थी राजशाही को, या उस रानी के साथ खड़े हैं जिसको रानी बुलाते हैं। ये श्रीदेव सुमन का अपमान करके ये राजशाही को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर एक जरूर बात आपको जाननी चाहिए कि यहाँ पे पंडा पुरोहित आंदोलनरत रहे क्योंकि ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट लेके आए जिसको इन्हें वापस लेना पड़ा था। क्यों? जो सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ पे काम करने वाले पूर्व सैन्य कर्मी वो आंदोलन करते रहे और इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर 307 का मुकदमा इन्होंने क्यों लगाया? जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। अच्छा आप बोलिए। दो तीन बातें मैं बहुत फटाफट जल्दी जल्दी एकदम खटाखट वी आर बोलिएगा। अ बॉर्डर स्टेट, वी आर अ बॉर्डर स्टेट, नोबडी शुड ट्राई टू प्ले विद द फायर। ये मोदी सरकार है जिसको कांग्रेस के रिजीम में कहा गया था कि बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो चीन नाराज हो जाएगा। नीति माया को लास्ट विलेज कहते थे, मोदी जी ने कहा ये कंट्री का पहला विलेज है और बॉर्डर एरिया से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, चार धाम रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, दिल्ली देहरादून इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नतीजा ये हुआ कि केदारनाथ में जाने वाले जो फुटफॉल है यात्रियों का वो कई गुना बढ़ गया है। यही हमारा रोड मैप है रोजगार का, क्योंकि स्वरोजगार ही बेरोजगारों के खाली हाथों को रोजगार का काम है। नारे लगाना, फर्जी नारे लगाना बेरोजगारों के खाली हाथों को रोजगार नहीं है, बल्कि स्वरोजगार को फैसिलिटेट करना, स्वरोजगार के अवसर देना, स्वरोजगार के लिए व्यवस्था बनाना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उसके लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करना, उसके अनुकूल क्रेडिट पॉलिसी तय करना, ये रोड में होता है रोजगार देने के लिए। और हमने पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे करके, टैक्स हॉलीडे की फैसिलिटी दे करके उत्तराखंड में रोजगार का सृजन किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट की वजह से हुई। मैं दावा करके कह रहा हूँ पर्यटन का विकास होगा, स्वरोजगार का विकास होगा, स्टार्टअप का विकास होगा, कारोबार का विकास होगा, तो बेरोजगारों के खाली हाथ को रोजगार मिलेगा। हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 9 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है और बॉबी जी एक हिंट तो दे देते कि आप लोग कैसे चुनाव लड़िएगा, कैसे जीतिएगा। एक जगह जीत भी जाते हैं तो आप कितना कुछ बदल पाइएगा। अरे विधायक जी एक हिंट तो दे देते कि कैसे आप लड़िएगा, एक सीट जीत भी जाते हैं तो कैसे उत्तराखंड की तकदीर बदलिएगा। अगर हम एक सीट जीत जाते हैं तो हम 14 विधानसभाएं जीत गए। अगर एक सीट जीत गए 14 विधानसभाएं जीत गए। और जिस दिन हमारे पास 14 विधानसभाएं आ गई उस दिन इसका यहाँ उत्तराखंड में जो नीतियां बनेगी हमारे अनुसार बनेगी, वो हमारे अनुसार बनेगी। नारायण दत्त तिवारी सरकार में जो जियो आया था कि यहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं या जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को दिया जाएगा। आज आंकड़े उठाकर देखिए कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है। ठीक है।